जी। नमस्कार। आज हम लोग एक बार फिर बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। और इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो यशवंत सिन्हा हैं वो इन चुनावों को, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के पैटर्न पे लड़ने की कोशिश करते जा रहे हैं। हालांकि दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी वो जा रहे हैं काफी आश्वासन देते हैं और इस ढंग से अथॉरिटेटिवली ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जो संविधान सम्मत भी चीजें शायद नहीं होंगी। और ऐसा कर पाना, अगर जीत जाते हैं तो भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बातें तभी करता है जब ज्यादा से ज्यादा वोट हमको मोबिलाइज करना होता है और लोग आश्वासन देने के बाद में वोट देने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है, ये बेसिकली दलगत आधार पे होता है कि अगर इनके पास, एनडीए के पास जो दल हैं, लगभग उतने वोट मिलेंगे अगर कोई बहुत गंभीर चीज नहीं हो जाती है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। या कई बार होता है दल खुद ही कह देते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, अन्यथा जो वोट जिस दल के पास है पूरे पूरे वोट पड़ते हैं। और अगर एक आध वोट छूट भी जाता है तो उसे बड़ी गंभीरता से राजनीतिक दल लेते हैं। अब देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और कहां कहां जाके यशवंत सिन्हा साहब क्या कह रहे हैं इस पोस्टर से। आएगा तो यशवंत ही, ये टैगलाइन है उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए टैगलाइन बनाई गई थी कि आएगा तो योगी ही। तो ऐसे यशवंत सिन्हा साहब करें आएगा तो यशवंत ही। और कैसे आएंगे ये आप देखिए। जब यशवंत सिन्हा साहब गए तमिलनाडु में, तो वहां पे स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिले। और स्टालिन उनको समर्थन इसलिए देंगे क्योंकि विपक्षी खेमे के एक प्रतिनिधि हैं, एक उनका दल जो है विपक्ष खेमे में है। क्योंकि वहां पे एआईडीएम के एनडीए के पक्ष में रहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो भी विरोध में है। अन्यथा ना तो उनका विरोध द्रौपदी मुर्मू जी से है और ना ही यशवंत सिन्हा जी से कोई उनको लगाव है। लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। और इस विक्ट्री साइन दिखाने के, जो वार्ता हुई इसके दिखाने के बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदी किसी पर थोपी नहीं जाएगी और तमिल भाषा, इस बहुत सारी चीजें की, तमिल भाषा के विकास के लिए भी सरकार ध्यान देगी। और ये राष्ट्रपति का तो क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वो ऐसे आश्वासन दे रहे हैं। इसके बाद जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ भाषा की बदल दी। यहां पे राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र विरोधी ताकतें हमेशा चर्चा में रहती आई हैं। तो यहां पे यशवंत सिन्हा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती राष्ट्र बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद के उदाहरण हैं। और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से बड़ा देशभक्त तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब इनका मतलब है नरेंद्र मोदी भी नहीं। और इस तरीके से उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है इस फोटो में, आपको एक सज्जन दिखाई पड़ रहे हैं, ये सज्जन हैं सुधींद्र कुलकर्णी। और ये अच्छे कामों से कम खराब कामों से चर्चा में काफी, आप जानते होंगे, पिछली बार जब ये चर्चा में आए थे तब जब इनके चेहरे पे स्याही फेंकी गई थी। मुंबई में एक पाकिस्तान की लिखी हुई एक किताब का विमोचन का अवसर था, जिसमें जो वहां पर लोग थे उन्होंने स्याही फेंकी थी। और इसके अलावा और कई चीजों में सुर्खियों में कभी कभी रहते हैं। तो ये आजकल इनके साथ में, वैसे इनकी सुधीन कुलकर्णी का ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जिस समय सरकार थी तो ये प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, ये इनका परिचय है। लेकिन आजकल वो यशवंत सिन्हा के साथ साथ हैं और वो कई बार तो जिन राज्यों में दौरे पर जाते हैं के साथ देखे जाते हैं। तेलंगाना में पहुंचे तो वहां भी उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ। केसीआर ने जो है स्वागत करना ही था, क्योंकि केसीआर इस समय अपने आप को भाजपा के ठीक विरोध में खड़ा कर चुके हैं। और उसका कारण सिर्फ ये है
कि तेलंगाना में कांग्रेस की हैसियत बहुत ज्यादा नहीं बची है और जो AIMIM है वो उनकी सहयोगी पार्टी है। तो मुस्लिम वोट भी उनके पास है, उनका अपना वोट बैंक है और इसलिए सरकार उनकी बड़े आराम से चल रही थी। इस बीच में भाजपा ने उनको ललकारा है। उनकी बेटी की खाली की हुई सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है और इस समय भाजपा से उनको बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के विरोध में है। वो अगर राज्य में जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री की अगवानी में भी नहीं पहुंचते हैं, जो प्रोटोकॉल है राज्य का। तो इस तरीके से तमाम विरोध में है, इसलिए वो स्वाभाविक तौर से यशवंत सिन्हा के साथ हैं। अन्यथा यशवंत सिन्हा से इनका भी कोई बहुत लेना देना नहीं है। और इसके अलावा केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना स्थान बनाना चाहते हैं और उसकी कारण यह है कि उनका बेटा भी वहां इनके मंत्रिमंडल में है, परिवारवाद का परिवार है। और अगर उनको राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ी सी जगह मिलती है तो फिर वो अपने तेलंगाना का कारोबार, राजनीतिक कारोबार अपने बेटे को सौंप कर आ सकते हैं, ऐसी ख्वाहिश भी है उनकी। तो इसलिए वो यशवंत सिन्हा के साथ में है। अब आप देखते हैं इस पिक्चर में, ये असम की है। असम में यशवंत सिन्हा ने पहुंच के तो बहुत बड़ा गोला दाग दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो CAA और NRC लागू नहीं होगी। क्यों नहीं लागू होगी? इसलिए लागू नहीं होगी कि जहां पर ये जा रहे हैं वोट मांगने, वो मुस्लिम विधायक हैं और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, उसमें भी काफी विधायक मुस्लिम हैं और एक जो मुस्लिम नेता हैं उनके तो सारे विधायक और खुद सांसद मुस्लिम हैं। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन क्या राष्ट्रपति के हाथ में यह है कि कौन सा कानून लागू हो, कौन सा कानून लागू ना हो? क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कई बार विधेयक को वापस भी नहीं कर सकता है और ये विधेयक CAA NRC का पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं। किस राज्य में कैसे कब लागू हो जाएगा इसका शायद नोटिफिकेशन बाकी है। अन्यथा अब ये प्रपोजल अगर ये जीत भी जाते हैं यशवंत सिन्हा तो इनके पास नहीं जाएगा। इसलिए इनका आश्वासन किस सोच पर आधारित है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये चित्र इनका उस समय का है जिस समय ये छत्तीसगढ़ में अपने प्रचार के लिए पहुंचे हैं। भूपेश बघेल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। भूपेश बघेल गांधी परिवार के बहुत ही नजदीकी और हाल के दिनों में बहुत ही सक्रिय मुख्यमंत्री देखे गए हैं। कांग्रेस के पास दो ही मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भूपेश बघेल ने अपने राज्य की विमान सहित बहुत सहयोग किया कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और अशोक गहलोत भी कहीं कहीं आए, लेकिन ज्यादातर सहयोग भूपेश बघेल का रहा। कहीं कहीं चन्नी थे पंजाब के, वो भी आते रहे। और इस तरीके से जहां कहीं कांग्रेस का कुछ कामकाज होता है, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, पूरा पूरा सेवा भाव भूपेश बघेल जी का रहता है। और कांग्रेस से बड़ा तो नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाला कोई है नहीं इस दुनिया में। तो स्वाभाविक तौर से भूपेश बघेल यशवंत सिन्हा के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और छत्तीसगढ़ में तो यशवंत सिन्हा को कांग्रेस के वोट मिलेंगे ही, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। ये चित्र है उत्तर प्रदेश का, जहां पे यशवंत सिन्हा आपको अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव जयंत चौधरी के साथ लड़ा था और इनके जो छोटे छोटे दलों का गठबंधन था उसमें एक और गठबंधन है जिसकी सीटें काफी हैं, वो है शुभ सपा, ओम प्रकाश राजभर। तो विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, यानी सबसे बड़ी है समाजवादी पार्टी, इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल और फिर शुभ सपा। तो अखिलेश यादव ने बाकी घटक दलों को बुलाया नहीं और यशवंत सिन्हा भी शायद यहां मात खा गए। उनको पता ही नहीं चला कि कौन कितने घटक हैं, शायद कुछ होमवर्क गड़बड़ हो गया। तो ओम प्रकाश राजभर तो वैसे ही थोड़ा नाराज चल रहे थे अखिलेश यादव से, तो वो उनकी नाराजगी चरम पर हो गई। इस बीच में जब 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद द्रौपदी मुर्मू भी अपने प्रचार के लिए लखनऊ पहुंची और योगी आदित्यनाथ ने उनको रात्रिभोज दिया और उस रात्रिभोज में कई नेताओं को आमंत्रित किया। और आमंत्रित करने वाले नेताओं से अपेक्षा ये होती है कि उनके राष्ट्रपति के कैंडिडेट को वो समर्थन दें। और रात्रिभोज पर जो लोग आए उनसे द्रौपदी मुर्मू ने बात भी की, उनसे वोट भी मांगा। और आप जानते हैं उसमें कौन कौन थे? उसमें ओम प्रकाश राजभर भी थे और शिवपाल सिंह यादव भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे जो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है उसमें भी सेंध लग गई।
और राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन हमसे तो किसी ने वोट मांगा नहीं, और राष्ट्रपति की जिस कैंडिडेट ने हमसे वोट मांगा है हम तो उसी को देंगे। तो यहां भी थोड़ा गड़बड़ हो गई यशवंत सिन्हा साहब के साथ में। और शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि भाई हमें तो बुलाया नहीं गया, और जहां बुलाया गया, जिसने हमसे वोट मांगा हम उसको वोट देंगे। तो शिवपाल सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, तो यहां भी थोड़ा सा खेल गड़बड़ हो गया। इसके बाद भी यशवंत सिन्हा ने अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की पीठ ठोकी कि बहुत अच्छा लड़े और सब कुछ किया, और जो बातें और सुनाई पड़ी अंदर खाने से कि भाई अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, और लोकतंत्र खतरे में है, ये तो हर जगह बताते हैं, जब तक नरेंद्र मोदी है तो लोकतंत्र खतरे में है। तो यशवंत सिन्हा कई बार दोहरा चुके, वहां भी कहा कि और ठीक है, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव में पूरी निष्पक्षता बरती जाए। ये आश्वासन इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी दे दिया, और गुजरात में भी गए। गुजरात में जो भी कांग्रेस के पास बचे खुचे विधायक हैं उनसे अपना समर्थन मांगा, और इसके बाद में पहुंचे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता हैं, उनसे भी उन्होंने अपने गम साझा किए, और वहां पे कहा कि नहीं, फेडरलिज्म का जो रिलेशनशिप है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, उसको बिल्कुल इंश्योर किया जाएगा, और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को कोई डिस्टेबलाइज ना कर पाए। तो ये भी आश्वासन है तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां कमलनाथ की सरकार चली गई थी, तो जिसको जैसा जो कुछ चाहिए, जहां पे जो जिसकी डिमांड है, वो सारे आश्वासन यशवंत सिन्हा देते जा रहे हैं। इसके बाद वो पहुंचे केरल में। तो केरल में तो ऐसा कुछ आश्वासन चाहिए नहीं था, आश्वासन सिर्फ यही चाहिए था, नरेंद्र मोदी का विरोध। तो वहां पे विरोध हुआ और अपनी सॉलिडरिटी शो हुई, लेकिन वहां पे जो भी स्वागत हुआ, वहां भी ये सुधीन कुलकर्णी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, स्वागत से बहुत अभिभूत हुए यशवंत सिन्हा जी, और अपनी जो विजय यात्रा है उसको जारी रखते रहे। लेकिन इस फोटो से आपको थोड़ा संदेह हो सकता है। इस फोटो देख के इस फोटो को देखकर ये बिल्कुल भ्रम मत पालिएगा कि ये पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अवॉइड कर रही हैं पश्चिम बंगाल में इनके चुनाव कैंपेन के लिए। इनको बुलाना नहीं चाहती हैं, और चाहती हैं कि ना आए। उसका कारण है जंगल महल। जंगल महल इलाके में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और वहां पे पिछले चुनाव में सारी की सारी सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। और उस पर भी एक चीज है कि उस जंगल महल इलाके में वही आदिवासी जनजाति है जिससे द्रौपदी मुर्मू संबंधित है, यानी संथाल। तो इसलिए इनके लिए तो बहुत खतरा है। तो कैंडिडेट तो इन्होंने अपना उतार दिया, लेकिन जब भाजपा ने अपना कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के रूप में उतारा तो फिर ममता बनर्जी बड़ा डिफेंसिव हो गई, और उस समय से थोड़ा सा इनसे अपना पल्ला छुड़ा के घूम रही हैं। तो वहां भी इनके लिए, यशवंत सिन्हा के लिए राह बहुत आसान नहीं है पश्चिम बंगाल में। अब तो ये यशवंत सिन्हा साहब का घर है। इनके बेटे जयंत सिन्हा भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए हजारीबाग से, और यही हजारीबाग है जहां पर पहले यशवंत सिन्हा भी चुनाव लड़ा करते थे। कहा जाता है कि यशवंत सिन्हा ने ही, मतलब यशवंत सिन्हा ही कारण है जयंत सिन्हा की मंत्री पद की कुर्सी जाने के पीछे। वैसे तो भारत की राजनीति में धृतराष्ट्र बहुत होते हैं, पंजाब से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक धृतराष्ट्रों की कमी नहीं है। लोग अपने बेटों का, बेटियों का भविष्य, राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस घर में उल्टा हुआ कि यशवंत सिन्हा ने अपना भविष्य संवारने के चक्कर में अपने बेटे का भविष्य गड़बड़ा दिया। और यशवंत सिन्हा को जिस समय पहली बार मोदी चुनाव जीतकर आए 2014 में, और उन्होंने ये फैसला किया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा, तो उनको बड़ा खराब लगा। उन्होंने कहा, अरे भाई 75 साल के ऊपर कोई आदमी का ब्रेन ड्रेन थोड़ी हो जाता है, ये तो बहुत गलत है। और आज भी उनका मानना है कि अगर उनको वित्त मंत्री बनाया गया होता तो वो निर्मला सीतारमण से कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। और आज ही किसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई रुपए की कीमत गिरती जा रही है, अब तो 80 रुपया आ गया, क्या शतक बनाने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह की जो
पूरी जो प्रेजेंटेशन इनका है यशवंत सिन्हा साहब का, बिल्कुल अमेरिकी पैटर्न पे है। ऐसी परिस्थितियों में क्या इनको 80 वर्ष की आयु में जॉब मिलेगा? थोड़ा मुश्किल लग रहा है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई एमएलए एमपी जाएगा और अपने मन से वोट देकर चला आएगा जिसको पसंद आएगा। दलगत आधार पर वोट दिए जाएंगे। एक आध रेयरली कोई ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां पे लोग ना दें। और इसलिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि जिस समय नॉमिनेशन भी नहीं हो रहा था, उस समय जो एनडीए था, मीन्स भाजपा लेड एनडीए है, जिसमें जो भी इनके गठबंधन साथियों शायद, इनके पास सिर्फ 13,000 वोट कम थे। और चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रोविजन ये रहता है कि अगर किसी कैंडिडेट को 50% से कम वोट मिलते हैं तो उसे फिर दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं और वो पहली वरीयता में राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। तो इसलिए वो उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो भाजपा की निर्भरता बीजू जनता दल पे यानी नवीन पटनायक पर और वाईएसआर कांग्रेस पे आंध्र प्रदेश में थी। और जब भाजपा ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा भाई अपना कैंडिडेट पहले तो लाइए, इसके बाद हम समर्थन पर आपको आश्वासन देंगे। तो भाजपा थोड़ा सा इनको घबराहट हुई कि ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। और फिर भाजपा की पोटली में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम थे, 20 नाम इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर रखे थे। उसमें से सबसे अच्छा और जो विचार विमर्श के बाद द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया। कुछ लोगों को शायद ऐसा आभास था, नॉर्मली तो मोदी चौंकाने वाले फैसले करते हैं, लेकिन जब ये नाम सामने आया तो बहुत सारे विपक्ष के योद्धा ध्वस्त हो गए और इनके विरोध करने वाले नहीं मिले, तो उसी दिन इनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। अब तो शिवसेना में विघटन के बाद जो एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी है और उनके जितने एमएलए हैं और उनके साथ चूंकि भाजपा की सरकार है तो वो अब एनडीए का हिस्सा है, उनके साथ मिलके अब आज द्रौपदी मुर्मू को जीतने के लिए बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये परिवर्तन ये हुआ कि बीजू जनता दल भी समर्थन दे रहा है, वाईएसआर कांग्रेस भी समर्थन दे रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां पे द्रौपदी मुर्मू गवर्नर थी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं आदिवासी दल है, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उनको वोट न देने का प्रश्न नहीं उठता है। तो उन्होंने इनके नॉमिनेशन से लेके अब तक इनसे दूरी बनाए रखी थी और अभी उन्होंने घोषणा भी कर दी है हेमंत सोरेन ने कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। तो विपक्षी खेमे से एक सेन तो ये लग गई और इस तरीके से बहुत सारे वोट अपने आप द्रौपदी मुर्मू की झोली में आ गए। तो अब द्रौपदी मुर्मू का जीतना किसी भी एंगल से संदेहास्पद नहीं है, जीत बिल्कुल निश्चित है। लेकिन यशवंत सिन्हा है, उनका दिल है कि मानता नहीं। वो तो कहते हैं कि हम आखिरी वक्त तक देखेंगे, जीत हो सकती है, चमत्कार होते हैं और इसलिए आएगा तो यशवंत सिन्हा ही। मुश्किल है, नहीं आएगा। और अगर आएगा तो हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह में आए। द्रौपदी मुर्मू का जिस समय शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है उसमें आए, वो इसलिए कह रहे हो कि आएगा तो यशवंत ही, इसलिए आ सकते हैं।